शर्ट के बाजू पूरे थे मगर लंबाई बस कमर ढाँप लेती थी। शर्ट के बाजू के गले और उनके आखिर सफ़ेद नगीने जड़े थे। कुछ ऐसा ही काम गले पे भी था। पैरों में उसके सब्ज़ रंग की हाई हील्स थी। उसने सर्दी में हाई हील्स कोई पागल ही पहन सकता था, मगर जिस पागल ने पहन रखे थे वो इतने खूबसूरत थे कि उनसे नज़र हटाना मुश्किल था। तुम्हारे जूते भी खूबसूरत हैं। पेरिस फैशन वीक की बेस्ट कलेक्शन, राइट? जरकीफ ने धीरे से सर हिलाया। चंद लम्हे वो ज़बर को देखती रही। ज़ल्तान का यहाँ क्या जिक्र? ज़बर हंस पड़ा। कम ऑन ज़ई, अब तुम 18 साल की नहीं हो और ना मैं, तुम जानती हो ना ज़ल्तान तुम में इंटरेस्टेड था। तुम क्या कह रहे हो? मैं क्या कहूँ? तुम्हें उसकी रंगत फ़क हो गई। अदालत में जब वो बोलती थी तो लोग दम साध लेते थे। आज वो खुद सांस ले ना सकी। कोई ज़ल्तान के हवाले से यूँ उससे बास परस करेगा, उसे अंदाज़ा नहीं था। ज़ल्तान तुम्हें पसंद करता है। ज़बर ने नरमी से उसकी मुश्किल आसान कर दी। करता है। कुछ वक्त कबल उसने तुम्हें प्रपोज़ करने का सोचा था, लेकिन तुम अपनी मम्मी के किसी दोस्त के बेटे से इंटरेस्ट थी। मैं नहीं थी, वो बेसाख्ता कह उठी। हो सकता है, लेकिन तुम शायद ज़ल्तान में भी इंटरेस्ट नहीं थी, वरना तुम उससे पूछे बगैर लंदन ना रुकते। और मुझे उससे क्यों पूछना था? वो ठंडे अंदाज में बोली। हाँ, मैं मम्मी के लाए प्रपोजल को पे कोई नापसंदीदगी ज़ाहिर नहीं की थी। इसका मतलब ये नहीं था कि मैं ज़ल्तान को इनकार कर रही हूँ। लंदन में रहना पड़ना मेरा फ़ैसला था। ज़ल्तान अगर मुझसे आगे के प्लान्स पूछता तो मैं खुद उसको टॉप पे बताता। ज़बर आज उसे देखे गए। 10 साल उन 4 लड़कों ने अपने दोस्त की तबाही का जिम्मेदार उसे ठहराया था। आज 10 साल बाद वो खुद को बरी इल्ज़ाम कर रही थी, और क्या कमाल कर रही थी। कुछ अर्सा पहले मेरी 2 बार मंगनी हो गई है। उससे पहले कि भी वो कभी मेरे लिए नहीं आया। वो आया था, मगर तुम्हारे अब्बा ने तुम्हारा रिश्ता कहीं कर दिया था। तो अब्बा ने रिश्ता किया था ना, मैंने पसंद तो नहीं किया था। अगर ज़ल्तान सिकंदर मेरी मंगनी के दिन भी प्रपोज़ करता तो मैं ना नहीं कहती। वह सांस लेने को रुकी। सच ये है कि ज़ल्तान सिकंदर की आना इतनी ऊँची है कि उसने झुक कर मेरी आँखों को और दिल में अपना अक्स देखा ही नहीं। मुँह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ है। उसे लगता है कि हर चीज़ उसे बगैर मांगे मिल जानी चाहिए। मगर उसने कॉफ़ी का कप मेज़ पर वापस रखा और उन्हीं ठंडी नज़रों से उसे देखा। अपने दोस्त को बताओ कि मोहब्बत बाप की मीरास नहीं होती, माँ के जहेज़ में मिला तरका नहीं होती, जो बगैर कहे बिना किसी मेहनत की मिल जाए। उसका चेहरा सुर्ख हो गया था, मगर एक इश्तियाल सा था जो निकल गए थे। ज़बर हुनूस उसे देखता रहा। दोस्त हैं हम, अगर उसे कोई इशारा, कोई तासुर दे देती तो क्या तुम्हारी आना छोटी हो जाती? मेरी मंगनी 3 साल पहले टूट गई थी। इन 3 सालों में वो मुझसे मिलने एक बार भी नहीं आया। मेरे बाबा मर गए, वो नहीं आया। एक टेक्स्ट की क्या औकात थी? उसे तो वो तक नहीं हो सका। उसका आखिरी मैसेज 1 साल पहले आया था। अपने चचा की वजह से वो मुझसे लड़ा, चीखा और एक सॉरी तक नहीं कहा। और तुम कहते हो कि उसके इस अंदाज के साथ मैं उसे कोई ग्रीन सिग्नल देती, शायद दे देती, लेकिन क्या है ना, अब हम 18 साल के नहीं रहे। वो उसके अल्फाज उसे ही लौटा रही थी, मगर वो बुरा नहीं मना रहा था, हैरान कुन। और वो शादान, तुम दोनों के दरमियान जो सर्द जंग है, उससे कौन वाकिफ नहीं है? तुमने ढेर लोगों के सामने कह दिया कि प्राइम शो करने वालों की बातों को सीरियस ना लें। इन बेचारों को बोलने के पैसे मिलते हैं। ये अल्फाज तुम अपने दोस्त के बारे में कैसे कह सकती हो? जरकीफ अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। उसका चेहरा तिनपवाने लगा। वो अपने शो में बैठ कर मेरा नाम लेकर कह रहा था कि मुझे ज़ल्तान के चचा के खिलाफ केस नहीं लड़ना चाहिए था, क्योंकि वो बेकसूर हैं, और मैंने ये केस इसलिए लिया क्योंकि ये मुझे सारे इस्लामाबाद की नज़रों में ले आएगा। ये सही था। हाँ, जाहिर है ये सही होगा, क्योंकि तुम तो उसी का साथ दोगे ना। तुम तो ये गलत था। वो एकदम उसकी बात काट कर बोली। जरकीफ ठहर गई। ये गलत था और मैंने उसे गलत कहा, इसीलिए वो पिछले 8 माह से मेरे टेक्स्ट का जवाब नहीं देता। जरकीफ ने कुछ कहना चाहा, मगर और ये मैं इसलिए नहीं कहा क्योंकि तुम एक लड़की हो, इसलिए कहा क्योंकि अब हम 18 साल के नहीं रहे। अल्फाज तमाचे की सूरत में उसके रुखसार पे घप गए। उसके पैर पड़ गए। सर्दी नहीं थी, वजह जाने क्या थी। तुमने इल्ज़ाम देना सीख लिया है जरकीफ। अगर बाप हर खोल कर वक्त के पीछे देखो तो तुम अपनी विक्टिम नहीं जितनी बन रही हो। तो
तुम क्यों आए हो यहाँ? साफ साफ कहो, अब तुम नहीं रहना चाहते दोस्त। वो चीख कर बोली। जबर चंद लम्हे उसकी आंखों में देखकर नहीं लगता है कि ये कोई मीटअप या गेट टुगेदर है। आज हर कोई एक बात बंद करने आ रहा है, दोस्ती, एतबार, वकार, वफा। और 2 कदम आगे आया। सुन, साकिब खड़ी जरकीब सामने आकर रुका। और शायद मोहब्बत का भी। आज बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ। जरकीब साकित रह गई। यानी वो ये अहद करने वाली अकेली नहीं थी, यानी खानदान टूटने वाला था, यानी सब खत्म। डीएन, वो 5 लोग दहर के एक बाप को बंद करने वाले थे। एक ऐसा इंसान, एक ऐसा बाप जिसके पीछे रंजिश, खलिश, खुश्क, अजरगी दफन थी, मगर मदफन राजों के में एक जज्बा साजिश का भी था, जिसे वो 5 लोग फरामोश कर चुके थे। बाप दहर हर किसी के चाह लेने से बंद नहीं हो जाते। 7 जनवरी शाम 7 बजे, कैफे विंग 4, बाप दहर के खुलने के चंद लम्हे कबल। इस्लामाबाद के मुसफ़ात में एक छोटा सा गांव रोज़गढ़ आबाद है। चारों ओर पहाड़ी सिलसिला है। दरिया में वाक़िफ़ ये गांव लोगों के लिए जन्नत जैसा था, जहां पहाड़ की चोटियां बर्फ़ से सफ़ेद होती हैं। सब्ज़ रास इस गांव की अमानत है। पहाड़ों से गिरते चश्मे का शोर किसी गीत जैसा है, और झील की सपाक पानी आने वालों को अपने हिसार में जकड़ लेता है। ये छोटा सा गाँव बहुत तरक्की याफ्ता है, क्योंकि यहाँ स्काई हाई होटल है, पाकिस्तान का दूसरा खूबसूरत आलीशान होटल। कई साल पहले ये होटल वजूद में आया था, और इस्लामाबाद मरी आने वाले हज़ारों लोग इस होटल में रुकना चाहते थे। वजह सिर्फ खूबसूरती और शान शौकत न थी, ये इस्लामाबाद और मरी को जोड़ता था। ये सियाहों को मरी और इस्लामाबाद के होटल्स में जगह पाने के लिए अब ख्वार नहीं होना पड़ता था। इस इलाके पे ये गांव और उसका हुस्न देखने के लिए लोग दूर दूर से खींचे चले आते थे। गैर मामूली खूबसूरत का हामिल रोज़गढ़ सियाहों की तवज्जो खींच लेता था। कहानी मरकज़ इस वक्त कैफे विंग चार्म से है, स्काई हाई के अकब में और पहाड़ों के बिल्कुल रूबरू। ये कैफे कदीम ज़र्क की थीम पे बना था। बड़े बड़े पत्थरों की बनी कुर्सियां और उनके ऊपर झोपड़ी नुमा छत्ते, मेज़ पे पत्थर को काट कर एक खूबसूरत शक्ल ढाल कर बनाई गई थी, और लाए जाने वाले बर्तन ऐसे थे जैसे किसी बादशाह के ज़ेर इस्तेमाल हो रहे हों। एक लंबी पत्थर की मेज़ के गिर्द उस वक्त 2 लोग बैठे थे, सुल्तान सिकंदर और हसन सुल्तान। वो सब से पहले आए थे। सुल्तान जब उससे आया था, बेमकसद मोबाइल पर उंगलियां चला रहा था। हसन 2 बार उससे बात करने की कोशिश की थी, मगर मुख्तसर सा जवाब देता रहा। उसी पल कैफे का दाखिली दरवाज़ा खुला। 2 लोग एक साथ अंदर आए। सुल्तान ने किसी एहसास के तहत नज़र उठाई, और मोबाइल पर चलती उंगलियां साकित हो गई। आंखें एक रुख पे जम गईं, और दिल ही दिल इतनी जोर से धड़का कि आवाज़ मीलों तक गई। वो एकटक आंखें झपके बगैर उसे देखता रहा। उसकी तरफ आते हुए मुस्कुरा रही थी। सुल्तान मुस्कुरा भी न सका। उसकी कानों और गले में शब्द हीरे थे, मगर सुल्तान के लिए उसकी आंखों की चमक दुनिया की सारी चमक पे भारी थी। छोटे बाल कर्ल कर किसानों पे डाले और पुरइत्माद कदम उठा रही थी। वो करीब आकर रुकी तो हसन को उठ खड़ा हुआ। सुल्तान भी सर झटकते हुए उठा। अस्सलाम वालेकुम के बाद जमर सर के ऊपर पहना सफ़ेद रंग का कोट उतार कर उसे कुर्सी पर टांग रही थी। अब वो चारों शादान का इंतजार करने लगा। आजकल क्या कर रहे हो ज़बर? हसन ने गुफ्तगू का आगाज़ किया। सुल्तान और ज़रकीफ अपनी अपनी जगह खामोश थे। ये सवाल तुम जानबूझ कर रहे हो क्या? तुम नहीं जानते कि मेरी दिवालिया हो गई थी? तुम नहीं जानते इन पे फ्रॉड का इल्ज़ाम लगा था? वो तेज लहजे में बोला। तो हसन, सुल्तान और ज़रकीफ भी उसे देखने लगे। वो तो इन सब में सबसे ज़्यादा कामिल रहा था। बैरिस्टर साहब, हर कोई आपकी तरह नहीं होता है। एक नौकरी चली जाए तो दूसरी चौखट पे हाथ जोड़े खड़ी रहे। काम डाउन ज़बर। हसन ने बस एक बात की थी। सुल्तान ने उसे टोका। हकीकत यह है कि तुम्हारी नौकरी नहीं रही। जाहिर है अब कुछ नया तो ना करना है ना? तुम यूएन के इजलास में जा रहे हो ना? क्या तुम दोनों मुझे मेरी कम मायगी का एहसास दिलाना चाहते हो? तुम लोग ये बता रहे हो कि अगर मैं एक दिन घर पे बैठ गया तो मेरे लिए गुजारा मुश्किल हो जाएगा। उसकी कनपट्टी की रगें तक भड़कने लगी थी। सुल्तान ने कुछ सख्त कहना चाहा, मगर उसके हाथ पे हाथ रखकर उसे खामोश करवा दिया। ज़बर नॉर्मल नहीं लग रहा था। उस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। ज़रकीफ
मदबराना अंदाज में बोली। तुम बताओ सुल्तान, कागजात नामर्दगी से जमा करवा रहे हो? वो रास्त रास्त उसकी आंखों में देख रही थी। जिसका काम के लिए लंदन छोड़ा था उसे थोड़ी छोड़ सकता हूँ। यानी तुम मानते हो तुमने लंदन अपनी वजह से छोड़ा था? तरकीब तरकीब बोली। देखा, मैंने कहा था ना, सुल्तान सिकंदर इतना अनापरस्त है कि वो दूसरों के लिए कुछ छोड़ नहीं सकता और ना ही किसी के लिए रुक सकता है। आखिरी बात तो उसने जबर को देखकर जाहिर मुस्कुराते हुए कही थी। सुल्तान सिकंदर को अगर ये बात किसी और ने कही होती तो वो माफ़ न करता, मगर ज़रकी वक़ार को तो सब कुछ माफ़ था। सरफराज सुल्तान पे तंज करना था। मेरे कुछ हदूद हैं, इसलिए मैं दूसरों के हदूद का भी एहतराम करता हूँ। और ये सच है कि मैं जगहें अपनी वजह से तब्दील करता हूँ। मुझ पे मेरी माँ के भेजे हुए वॉइस नोट्स का असर नहीं करते। हसन और ज़बर उस वॉइस नोट्स के किस्से से लाइल्म थे तो सो खामोश रहे। ज़रकीब का चेहरा एक लम्हे के लिए सुर्ख हुआ। उसने कुछ कहने के लिए लब खोले, मगर सामने से आते सादान को देखकर खामोश रहे। सुल्तान ने एक नज़र उसे देखा। वो नहीं जानता था क्यों, मगर उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट बिखर गई थी। नाश्तली जलिस्टी मुस्कुराहट, किसी अजीज़ को देखकर आने वाली एक बेरिया बेख्तियार मुस्कुराहट। वह अब उन सब के करीब रुक कर हर एक से पंजा मिला रहा था। सब से आखिरी में सुल्तान था। उसने सादान की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर वह कुर्सी खींचकर सामने बैठा सुल्तान सिकंदर का हाथ हवा में मुलतवी रह गया। एक तीर सा जो उसके दिल में खफ सा गया। सादान वो सिर्फ दोस्त नहीं था, सादान उसका ख़ानदान था। वो हमेशा सबसे पहले और जाते वक्त सबसे आखिरी में सुल्तान से मिला करता था। वो सुल्तान से नहीं मिला। सुल्तान के चेहरे पर रंगत बदल पल भर में मुतगय्यर हुई। इतनी देर कर दी सादान, तुम्हें यहाँ जल्दी आना था? हसन की बात पे वो बेतकल्लुफ़ सा मुस्कुराया। मैं जल्दी आ गया था, लेकिन फिर सोचा यहाँ इंतज़ार करके वक्त ज़ाया करने से बेहतर है ज़रा गांव देख लूँ। सफ़ेद झूठ बोल रहा था। कमबख्त वो घंटा भर पहले आ गया था और स्काई हाई के टेरेस पे खड़े होकर सिगरेट फूंक रहा था। इसी तरह से वो अपने दोस्तों की इंतज़ार करवाना चाहता था, क्योंकि वो नहीं जानता था क्यों वो नहीं जानता था। अगर तुम्हारा वक्त इतना ही कीमती था तो तुमने आने की हामी क्यों भरी? जहाँ तक मुझे याद पड़ता है तुम गाड़ी खुद चलाकर पूरे होश और हवास में आए हो नहीं? सुल्तान ने बाजू सीने पे बांधे बड़े ही खुशगवार लहजे में बोला। शुक्र है मैं दोस्तों के बुलाने पे आ तो गया। सच कहूँ तो मैं ज़बर के लिए आया हूँ। उसने साथ बैठे ज़बर के कंधे पे हाथ रखा। आंखें में तरहम सा था। मैंने तुमसे कहा था ज़बर, यहाँ मत अप्लाई करो। मेरे पास तुम्हारे लिए बेहतर ऑप्शंस हैं। तुम मेरी नहीं सुनते, बल्कि तुम सब सुल्तान की सुनते हो। और देखो हम कहाँ हैं। उसने सुल्तान को देखा, बस उसे देख रहा था। कोई नफरत, कोई गुस्सा नहीं, बस वो कालिम था। बस वो वजह जानना चाहता था उस तलखी की, बेरुखी की। और तुम कह रहे थे कि सुल्तान, वो हाथ मेज पे रखे आगे को हुआ, आंखों में तपिश थी। मैंने आने की हामी क्यों भरी? क्योंकि मैं ज़बान का पक्का आदमी हूँ। दोस्तों की गम और खुशी में शामिल होता हूँ वहाँ, मगर कुछ लोग मैयत से ज़्यादा एक टीवी शो को कौफियत देते हैं। मेज़ पे धरे सुल्तान के हाथ वो मुट्ठी भीज गई। ज़रकी वक़ार के दिल पे किसी ने कुछ दे मारा था। उसके बाप की मैयत को छोड़कर एक टीवी शो अटेंड कर रहा था। वो कैसे भूल सकती थी? मेज़ पे एकदम ऑकवर्ड सी खामोशी छा गई। हर कोई अपनी अपनी जगह खामोश बैठे थे। कई यादें, कई थी बीते लम्हे जो याददाश्त का हिस्सा बन रहे थे और मिट रहे थे। दोस्तों के साथ गुजारे हुए लम्हात अमर हो जाती हैं, दोस्तियाँ मर खप जाती हैं। लम्हात नहीं मरते। आखिरी सांस लेते हुए दोस्ती के अमर लम्हात जब याद आती हैं, दिल को आरे से चीर जाने की तकलीफ सी होती है। यही तकलीफ उस वक्त उस मेज पे बैठे हर शख्स ने महसूस की थी। काफ़ी या फिर खाना? हसन सुल्तान ने सकूत तोड़ा था। जर्द रोशनियों में उन सब के बेचैन चेहरे को कोई जवाब न दे पाया। कॉफ़ी मंगवा लेते हैं, उसके बाद खाना। ओके। उसने वेटर को आवाज़ दी। मुख्तलिफ कॉफ़ी के फ्लेवर्स ऑर्डर्स किए। उसके चेहरे पे हल्की मुस्कुराहट थी। साथ में उसने मोबाइल निकाला और सबको कैमरे की तरफ देखने को कहा। खामोशी से तस्वीर ले गई। आज बहस नहीं हुई कि आज मेरा चेहरा नहीं आ रहा, रट नहीं लगाई गई। ज़रकी पे एक बात बताओ, हसन ने खुशगवार अंदाज में बात का आगाज़ किया। मैं जस्टिस इब्तिसाम वाले केस में कोर्ट आया था। तुम इतनी ज़ोर से यू ऑनर कह रही थी कि बेचारा जज बाकायदा डर गया था। उसकी तो शुरू से आदत है। ज़बर बोला। याद है सर थॉमस की क्लास में जब वो कान के ऑपरेशन करवा के आए थे तो उन्होंने बाकायदा ज़रकीब से हाथ जोड़कर अर्ज़ की थी कि वो बोले मत, जो पूछना है लिख कर पूछ ले। हाँ तो सिर्फ मैं ही नहीं, हाथ तो उन्होंने शादान के आगे भी जोड़े थे। भाई तुम चुप रहा करो, जब बोलता है जहर ही उगलता है। वो फ़ौरन से बोली तो शादान ने कुछ नहीं कहा, बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। सादा बेइख्तियार मुस्कुराहट। शादान गुस्से का तेज था।
मगर जो बात वो करता था वो सही होती थी। सर थॉमस को उससे ख़्वाह बेर था। बस ज़ल्तान उसे देखते हुए बोला, मैं कम से कम बोलता तो था। ज़बर के मुँह से अल्फाज निकलवाने के लिए मेरी अम्मा को चिल्ला काटना पड़ता था। सादान भी बोला, लगता है तुम्हारी अम्मा चिल्ला काटते हुए अपना ध्यान बटा लेती थी, क्योंकि रिजल्ट तो आज भी 0 है। हसन ने सादान और ज़बर दोनों पे चोट की। जिस मामूल सादान भड़क उठा, तुमने देखा ज़ल्तान, इसीलिए हमेशा इसके खिलाफ था। ये तो एक हमारे दरमियान घुस आया, ऊपर से हम पे ही तंज करता है। तुम हमेशा उसकी हिमायत। तो वो तेज बोलते बोलते रुका। एकदम अचानक से उसे एहसास हुआ कि वो खौल से निकल रहा है। दोस्तों के सामने तो इंसान फिल्टर फ्री होता है, क्या वो भी हो रहा था? लेकिन उसके सामने नहीं। ज़बर के होठों से हल्की सी मुस्कुराहट भी गायब हुई। ज़रकीफ की आंखों की चमक खत्म हो गई और सादान की निगाहें सिफक्त एकदम रुखसत हुई। बस एक हसन था जिसके दिल को कुछ हुआ था। क्या वो इन्हें जोड़ नहीं सकता था? क्या वो आज वाकई इन्हें खो देगा? कॉफ़ी आ गई। हर कोई अपने अपने मग की तरफ मुतवज्जो हो गए, यूँ जैसे उससे ज़्यादा ज़रूरी काम कोई और न हो। दिल में एक ढेर सारी शिकवे रंज बातें थी, मगर कहते हुए नाक आड़े आती थी। ज़ल्तान ने अपने कॉफ़ी में मग उठाया और तिरछी निगाहें ज़रकीफ पे जमाई थी। क्या वो उससे माज़रत करे? क्या वो सादान के साथ मलामत दुरुस्त करे? क्या वो ज़बर के साथ पहल करे? सादान की गर्म कॉफ़ी से अपना हलक तक जला लिया, हाथ की बंद मुट्ठी भींच रखी थी। क्या वो ज़रकीफ से पूछे कि उसने एक केस को दोस्ती पे फ़ौक़ियत क्यों दी? क्या वो ज़ल्तान से कहे कि उसे मालूम था सिराज पे हमला होने वाला है, मगर उसने नहीं बताया? क्या वो ज़बर को बाजू बनने या वो ज़रकीफ से माफ़ी मांग ले? ज़रकीफ की कॉफ़ी का कप अब उसके हाथों के दरमियान में था। उसने ज़ल्तान को देखा कि वो आज भी वैसा था, नरम धूप जैसा, महफूज किले जैसा। उसकी आंखें वो उन आंखों में झांकने में इतनी देर क्यों कर चुकी थी? क्या वो उसे यह कहना चाहिए? क्या वो हसन से कहे कि वो उससे इनसिक्योर है? क्या वो सादान का गुस्सा कम करने के लिए सफाई दे, या उसे अपनी नाराज़गी की वजह बताए? ज़बर कॉफ़ी की छोटी-छोटी घूंट ले रहा था। क्या वो अपना कप ज़मीन पे तोड़कर गुस्से से ऐलान करे? क्या वो उन सबको बताए कि उसका फ्लैट बिक रहा है, उसकी बीवी उसे छोड़कर जा चुकी थी, उसका बेटा वो उससे मिस करता था? क्या वो उनसे शिकवे करे या फिर उनके सामने अपने रंज कहे? हसन सुल्तान के चेहरे पे मलाल था। क्या वो उन सबको बताए कि वो इन सब के मसाइल सुन कर थक गया है? क्या वो इन सब से पूछे कि जब उसे बीच सड़क पे गोलियां मारी गई थी तो कोई उससे मिलने अस्पताल क्यों नहीं आया? वो किस से क्या कहता? अब ये दोस्ती नहीं चल सकती थी। अब बस मुझे कुछ कहना है। हसन ने अपना अदपिया मग मेज पे रखा। मुझे भी जल्तान शायद सिराज सिकदर के बात मान चुका था। मुझे भी। ज़रकीफ ने हार मान ली। शादान और ज़बर ने भी अपने अपने मग मेज पे रखे और पांचों मेज पे आगे को हुए। उन पांचों ने हाथ बाहम जोड़ लिए थे। अगले ही पल उन पांचों की आंखों के गिर्द अंधेरा छा गया। सारे कैफे में घप अंधेरा। लोगों की आवाज़ें दे रहे थे, कोई चीख रहा था, कोई मोबाइल की टॉर्च ऑन कर रहा था। उनके सर बेक वक्त चकराने लगे थे। उस अंधेरे में वो उठकर भागना चाहते थे, मगर उन पांचों के हवास मुख्तलिफ हो रहे थे। आंखें धीरे धीरे बंद और जिस्म सुन। किसी ने उन पांचों के जिस्म में कोई नुकीला चुभो दिया था। नीम गनूदगी की हालत में सादान और ज़ल्तान ने महसूस किया कि उन्हें उठाकर गाड़ी में डाला जा रहा था। हसन बेहोशी में पूरी तारी न हो सकी थी। किसी ने उसके माथे पे कुछ दे मारा था। उसके सर में ठेस थी। ज़रकीफ वक़ार के सब जूतों पे उसने बंद होती आंखों से एक भारी बूट पड़ते देखा था। ज़बर शहनवाज ने खुद को ढीला छोड़ दिया था। उसे कबूल था मौत भी, सजा भी। उसे बस दोबारा होश में नहीं आना था। आधे घंटे की ये मुलाकात एक ट्रेजेडी में बदलने की शुरुआत कर चुकी थी। क्या तुम तैयार हो?